Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, I'm going to discuss the problems of the last code forces round 898 div 4. So let's start with the problem A. So problem A पढ़ते हैं. There are 3 cards with the letters A, B, C replaced in a row in the sum order. You can do the following operation at most once. हमें 3 कार्ड दे रखे हैं A, B और C और वो किसी भी रैंडम ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं. अब किसी भी 2 कार्ड को हम उठा सकते हैं और उनको स्वैप कर सकते हैं. तो ये बताना है कि क्या एक ऑपरेशन के बाद उसको ए बी सी बनाना पॉसिबल है या नहीं है. ठीक है, बस इतना सा प्रॉब्लम था. तो जैसा कि हमें पता है कि सिर्फ हमें एक ही ऑपरेशन करना है, मतलब हम एक स्वैप कर सकते हैं. तो इसमें क्या हो सकता है कि या तो एटलीस्ट जो है एक नंबर जो है अपने करेक्ट पोजीशन पे होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ए बी सी होगा तब तो आंसर हमेशा यस होगा, एंड सपोज ए सी बी होगा तब भी आंसर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये सही पोजीशन पे है, इनको स्वैप कर सकते हैं. बट अगर तीनों अगर अपने पोजीशन पे नहीं है फिर हमें मिनिमम 2 स्वैप तो लगेंगे ही. तो अगर एक भी करेक्ट पोजीशन पे है, मिनिमम एटलीस्ट एक है, तो आंसर हमेशा एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, बस इतना था ये. चलो कोड देखते हैं इसका. तो अगर ए बी सी नहीं है वो, तो हम ए बी सी की पोजीशन निकालेंगे और फिर क्या करना है कि कोई भी अपनी एक पोजीशन पे है, मतलब 0 पे या तो ए है, 1 पे या बी है, या फिर 2 पे सी है, तो आंसर यस होगा, अदरवाइज आंसर नो होगा. ठीक है, चलो प्रॉब्लम बी देखते हैं. Salvik is preparing a present for a friend's birthday. He has an array of n digits. You want to present it will be the present will be the product of all the digits. तो क्या हो रहा है कि इसमें एक एरे दे रखा है और सैल्विक को अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना है, और जो गिफ्ट होगा वो सारे डिजिट्स का प्रोडक्ट होगा. और वो क्या कर सकता है कि किसी एक डिजिट को 1 से इंक्रीज़ कर सकता है. तो हमें बताना है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना होगा उसका जो हम बना सकते हैं. तो अगर थोड़ा बहुत मैथ का आइडिया हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ऑप्टिमल तरीका ये होगा कि हमेशा मिनिमम नंबर में 1 ऐड कर दो. ठीक है, जो भी मिनिमम होगा, मतलब सॉर्ट करने के बाद फर्स्ट इंडेक्स पे 1 ऐड कर दो और वही आंसर हो जाएगा. बट इसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से किया था. बेसिकली किया क्या था कि अगर 0 है तो 0 वाला केस अलग बना लिया. वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 0 है तो 0 को हम इंक्रीज़ करना प्रेफर करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट ले लेंगे. अदरवाइज़ क्या करेंगे कि पहले सारे का प्रोडक्ट निकाल लिया मैंने और फिर हर इंडेक्स पे इटरेट किया और उसको फिर मैंने डिवाइड करके हटा दिया और उसको 1 से इंक्रीज़ किया और फिर मैंने उसको प्रोडक्ट में ले लिया और आंसर मैक्स ले लिया. या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, सिर्फ मिनिमम में 1 से इंक्रीज़ करो और वही आंसर हो जाएगा. एक लाइन का कोड. ठीक है, बी भी बहुत ईजी था. सी देखते हैं. A 10x10 target is made out of 5 rings as shown. Each ring has a different point value. The outmost ring has 0.1 and the next inner ring has 0.2 and so on. We have 5 points. इसमें क्या दे रखा है कि 5 रिंग दे रखे हैं. एक आउटर रिंग है, एक मिनट, ये वाले रिंग की जो वैल्यू है वो 1 है, इसकी 2 है, ये वाले अंदर वाले रिंग की फिर 3, 4, 5. अब 10x10 की एक हमें ग्रिड दे रखी है, उसमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं कि कहाँ पे टारगेट हिट हो रहा है हमारा, और जिस पॉइंट पे हिट होगा उतने स्कोर हमें मिलेंगे. सपोज करो ये वाले इन वाले रिंग पे कहीं पे हिट हो गया तो हमें 3 पॉइंट मिलेंगे. ठीक है, तो यही बताना है कि सारे एक्स जो है वो टारगेट दे रखे हैं, तो कितना स्कोर हो इसमें हम स्कोर कर पाएंगे. तो सिंपल सा है, देखो अगर पहले स्टार्टिंग से इटरेट करेंगे तो क्या होगा, इसमें आई की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, या फिर आई की वैल्यू जो होगी ये 9 होगी, 0 बेस इंडेक्सिंग लेके चले तो. अदर और क्या हो सकता है, जे की वैल्यू इसमें 0 हो सकती है या फिर 9 हो सकती है. तो अगर जे की वैल्यू 0 है, 9 है, और या फिर आई की वैल्यू 0 या फिर 9 है, तो उसमें हमेशा हमारा आंसर 1 होगा. अदरवाइज जो होगा हम इसकी वैल्यू 1 से डिक्रीज़ कर देंगे. इसमें क्या होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी सेकंड वाले रिंग के लिए, और जे की वैल्यू जो होगी वो 8 हो जाएगी. तो बस इतना ही करना था. ऐसे करते करते पूरे लास्ट तक अंदर हम आ जाएंगे. कोड देखते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा उससे. तो वही आंसर 0 ले लिया, और फिर अगर 0 है आई या फिर 9 है, मीन्स वो आउटर वाले रिंग में है, तो आंसर 1 होगा. फिर 1, 8, फिर 2, 7, 3, 6 और 4, 5. तो उसके अकॉर्डिंग हम रिंग के अंदर घुसते जा रहे हैं और स्कोर कैलकुलेट करते जा रहे हैं. ये भी काफ़ी ईजी इम्प्लीमेंटेशन वाली प्रॉब्लम थी. बस प्रॉब्लम डी. You are given a strip of a paper S that is n cell long. Each cell is either black or white. In one operation, you can take any k consecutive cells and make them white.
तो हमें क्या करना है कि हमें के साइज़ दे रखा है, के इंटीजर दे रखा है और एक स्ट्रिंग दे रखी है, इसमें वाइट और ब्लैक होगा। अब क्या कर सकते हैं कि कोई भी सब एरे लेना है जो कि के साइज़ की हो और उसमें सबको वाइट कर देना है। तो पता नहीं कितने मिनिमम ऑपरेशन में सबको वाइट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो एक चीज़ देखो ऑप्टिमल क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट करना ऑप्टिमल होगा हमेशा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये तो ऑलरेडी वाइट है, इसको लेना कोई ऑप्टिमल तरीका होगा नहीं। जो ब्लैक मिला वो हम लेंगे, तभी ज़्यादा से ज़्यादा सेल कवर होंगे हमारे, तभी ऑपरेशन मिनिमम आएंगे। तो जहाँ पे पहला ब्लैक मिल रहा है, जहाँ ब्लैक मिल रहा है वहाँ से के साइज़ की सब एरे ले लो। सपोज़ के की वैल्यू 3 है तो यहाँ तक मैंने ले लिया। अब क्या करो, ब्लैक मिला ना तो इसको सीधे के का जंप मार लो इधर, क्योंकि इससे मतलब नहीं है, इसको सारे वाइट हो जाएंगे ये। और फिर यहाँ से चेक करेंगे, अगर ब्लैक मिला तो फिर के साइज़ का हम सब एरे ले लेंगे, के का जंप। ठीक है, जहाँ जहाँ ब्लैक मिलेगा वहाँ से के साइज़ का जंप मार लेना है और आंसर काउंट कर लेना है। इतना ही था इसमें बस। ये था लेफ्ट 0 राइट k-1 एंड इफ़ वी आर गेटिंग बी देन वी हैव टू जंप के स्टेप्स फॉरवर्ड एंड देन वी हैव टू इंक्रीमेंट आवर आंसर बाय 1। अदरवाइज एक एक से पॉइंटर बढ़ाना है जब तक ब्लैक ना मिल जाए। चलो प्रॉब्लम ई और एफ जो है वो बाइनरी सर्च के अच्छे प्रॉब्लम्स थे। ई वाला सिंपल बाइनरी सर्च था और एफ वाला थोड़ा सा सोचने वाला था। चलो पहले ई देखते हैं, ई प्रॉब्लम देखते हैं। यू लव फिश, दैट्स वाई यू हैव टू डिसाइडेड टू बिल्ड एन एक्वेरियम, यू हैव अ पीस ऑफ कोरल मेड ऑफ n कॉलम्स। देखो प्रॉब्लम क्या दे रखा है कि हमें ये एक्वेरियम बनाना है एक, ठीक है, और या तो हम लेफ्ट में h साइज़ की वॉल खड़ी कर सकते हैं या फिर राइट साइड में, ठीक है। और जितने हाइट की वॉल हम खड़ी करेंगे सारे लेवल पे उतना वाटर होना चाहिए, उस लेवल तक वाटर होना चाहिए। अगर वो खाली है तो जैसे यहाँ पे तो वाटर आ नहीं सकता ना, तो इन लेवल्स पे h हाइट तक वाटर आनी चाहिए। जैसे ये 4 ले रखा है यहाँ पे, तो ये 4 हाइट तक वाटर यहाँ तक होनी चाहिए। अब क्या है कि हमें वाटर की कुछ क्वांटिटी दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, यू कैन यूज़ एट मोस्ट x यूनिट्स ऑफ वाटर टू फिल द टैंक। तो x यूनिट्स ऑफ वाटर दे रखा है और बताना है कि मैक्सिमम कितने हाइट तक वॉल लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली h यूनिट्स ऑफ वाटर फिल हो जाए, ठीक है। तब इसमें बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हैं, देखो पहली चीज़ तो दिख रही है कि इसमें मोनोटोनिसिटी है। अगर हम h+3 के लिए आंसर निकाल सकते हैं, x का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो h+4 के लिए भी कर सकते हैं। और ऐसा बोले कि h+3 के लिए अगर हम कर पा रहे हैं तो हम h-2, h-1 के लिए भी कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब जिस इंडेक्स के लिए हमारा आंसर पॉसिबल है, जिस वैल्यू के लिए, उसके पीछे हम सबके लिए वैल्यू आंसर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे मोनोटोनिसिटी है तो हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं हाइट पे। हम कोई भी हाइट लेंगे और फिर चेक फंक्शन में ये लिखेंगे कि यहाँ तक वाटर भर रहा है कि नहीं भर रहा है, यहाँ तक सब पे वाटर भर रहा है, और वो वाटर की क्वांटिटी अगर x से छोटी है या फिर इक्वल है, क्योंकि हमारे पास एट मोस्ट x यूनिट्स ऑफ वाटर दे रखा है। तो अगर वो वैल्यू फिल करने के बाद h हाइट तक लेस देन इक्वल्स टू x है, मतलब हमारा आंसर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और हम आगे भी जा सकते हैं इसमें। तो हम लो को जो है mid+1 पे शिफ्ट करके और आगे देखते जाएंगे कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसमें मोनोटोनिसिटी है इसलिए हम बाइनरी सर्च और आंसर लगा सकते हैं इस वाले प्रॉब्लम में। लेकिन कोड देखते हैं। देखो n के इनपुट लिया मैंने, फिर एरे इनपुट लिया, लेफ्ट को 0, राइट को 10⁻18 ले लिया, एंड फिर यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा दिया, लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट। देन अगर चेक मतलब उस मिड के लिए हमारे पास अगर आंसर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें हम स्टोर कर लेंगे कि हाँ यहाँ पे आंसर मिल रहा है, आगे भी मिल सकता है, और लेफ्ट को mid+1 पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और चेक फंक्शन यही है कि एक आंसर ले लिया मैंने और एक के ले लिया, ठीक, के तो वही है जो गिवन है। और फिर अगर आई जो है लेस देन मिड है, मतलब जो हाइट है वो मिड से छोटी है, जैसे कि और ये है कुछ इस तरह से, मान लो ये वाला h हमने चूज़ किया है, तो जो हाइट है ना, मतलब एरे ऑफ आई क्या है, हर इंडेक्स की हाइट दे रखी है, तो इस h से हाइट कम है तभी तो इसमें वाटर भर पाएंगे, और कम है मान लो यहाँ तक है, ये वाली हाइट यहाँ तक है, तो इसमें कितना वाटर आएगा, मिड मतलब हाइट जो हमने चूज़ करी है मिड माइनस ये वाला चीज़, इतना वाटर आ जाएगा इसमें। तो वो वाटर की क्वांटिटी हमने स्टोर कर ली, और फिर अगर वो लेस देन के है तो फिर ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो फॉल्स। सिंपल बाइनरी सर्च। देखते प्रॉब्लम F।
Luga is in front of a row of N trees. The ith tree has AI fruits and height HI. He wants to collect the continuous array of HI this such that for each I HI is divisible by HI plus 1. And however, if he collects more than k fruits, then he will be caught. तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक एरे दे रखी है, ये जो है वैल्यूज़ है ये, और ये जो है ट्री की हाइट है. अब क्या बोल रहा है कि कोई भी हमें कॉन्टिन्यूस लेना है, जैसे 4 4 2 4 1. ऐसा नहीं कि इसको ले लिए, सब्सिक्वेंस नहीं लेना है, हमें सब एरे लेना है, कोई भी कॉन्टिन्यूस लेना है. और कॉन्टिन्यूस एच में जो है वहाँ तक लेना है सच दैट जो है पीछे वाला जो है वो आगे वाले से डिविजिबल हो. ठीक है, एच ऑफ आई माइनस 1 मॉड्यूलो एच आई जो है 0 हो. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4 जो है वो इससे डिविजिबल है, तो हम यहाँ तक ये ले सकते हैं. फिर ये वाला 4 इससे भी डिविजिबल है, इसको हम ले सकते हैं. फिर जो 2 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे ये. और एक पॉसिबिलिटी ये है कि 4 को ले ले, 1 को ले ले, क्योंकि 4 जो है 1 से डिविजिबल है ये. अब ये जो हमने चूज़ करा है ये 4 4 2, इसके करस्पॉन्डिंग जो ऊपर में वैल्यू है ये इतना सम जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा. मतलब इतने हमने फ्रूट्स कलेक्ट कर लिए. और क्या कह रहे हैं, मोर देन के फ्रूट्स. और यहाँ पे 3 है ना, 4 3 7 और 2 9, तो यहाँ पे हमने 9 फ्रूट्स कलेक्ट किए. और इस पर भी लिमिटेशन है कि अगर 12 फ्रूट से ज़्यादा अगर कलेक्ट करता है तो वो पकड़ा जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 9 फ्रूट्स कलेक्ट किए और मैक्सिमम सवेरे की साइज़ 3 यहाँ पे मिली है, तो आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें. देखो ये भी बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है, और जो टैग इसमें नहीं दे रखा है, बट मैंने बाइनरी सर्च से इसको किया है. देखो पहले इसका ब्रूट फोर्स सोचते हैं क्या होगा. हर इंडेक्स के लिए जैसे 4 4 2 4 1, हर पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए अगर चेक करें हम, इस पर सारे इंडेक्स पे इटरेट करेंगे और इसके लिए हम चेक करेंगे हम कहाँ तक जा सकते हैं आगे तक. तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर लेंथ आएगी, फिर इसके लिए कुछ पर्टिकुलर लेंथ आएगी, और सब पे इटरेट करेंगे हम और सबके करस्पॉन्डिंग आंसर निकालेंगे, उसका मिनिमम ले लेंगे. ये तो हो गया ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन. तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी इस पे इटरेट करने की ऑर्डर ऑफ एन, और जो है सब पे लेंथ पे इटरेट करने के, सपोज करो सारे डिविजिबल है तो इसके लिए हम एन का चल जाएंगे, इसके लिए एन, तो सबके लिए ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, तो एन स्क्वायर पहुँच जाएगा ये. अब क्या कर सकते हैं, तो सब पे तो इटरेट करना ही है. इसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बाइनरी सर्च लगा के. ये वाली लेंथ को क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मोनोटोनिसिटी है. सपोज़ करो कि मैंने 4 लेंथ के लिए आंसर निकाला है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो आंसर है वो 5 और 3 दोनों के लिए एग्जिस्ट कर रहा होगा. सपोज़ करो इसके लिए 4 लेंथ आया, हमने 4 लेंथ के लिए आंसर निकाल लिया इसके लिए. तो अगर मैं कह सकता हूँ कि 4 लेंथ के लिए अगर आंसर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 3 के लिए भी कर रहा होगा, 2 के लिए भी कर रहा होगा, है कि नहीं. तो इस पर क्या है, मोनोटोनिसिटी है. पीछे वाले जो है इसका ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है इस तरह. इसके लिए आंसर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके लिए भी कर रहा होगा, और इससे कम पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि ये वैल्यू जो है हमेशा के से कम होगी. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं ना कि ऑर्डर ऑफ एन, मतलब लेंथ पे बाइनरी सर्च हम लगाएंगे. लेंथ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी log n, और हर लेंथ के लिए हम ऑर्डर ऑफ एन इटरेट करके देखेंगे कि क्या वो लेंथ पॉसिबल है या नहीं है. तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अब कितनी हो गई, n log n हो गई. तो हम लेंथ पे इटरेट करेंगे log n में, और हर लेंथ के लिए एरे पे इटरेट करके ऑर्डर ऑफ एन में देखेंगे कि क्या ये लेंथ पॉसिबल है या नहीं है. ठीक है, ये चीज़ है इसमें. चलो कोड देख लेते हैं इसका. देखो, और हाँ, जो तुम्हें वैल्यूज़ निकालनी होगी ना उसके लिए एक प्रीफिक्स सम भी स्टोर करना होगा. फॉर एग्जांपल ये वाली लेंथ मिली मुझे, तो इसका सम मैं ऑर्डर ऑफ 1 में कैलकुलेट करना चाहूँ तो उसके लिए मैं प्रीफिक्स सम स्टोर करके रखूँगा. ठीक है, एक सब एरे का सम निकालने के लिए. तो पहले मैंने एन और के ले लिया, फिर एरे ले लिया, और हाइट वाली जो एरे है वो ले ली इनपुट में, और प्रीफिक्स सम बना लिया. फिर क्या किया मैंने, लेफ़्ट को लो को 1 लिया, हाई को n लिया, क्योंकि हमारा जो आंसर है हम लेंथ पे इटरेट कर रहे हैं, बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, तो आंसर जो होगा 1 से लेकर n के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा. तो लो 1 पे हो जाएगा, हाई n पे हो जाएगा. अब 1 से n तक हम इटरेट करेंगे लेंथ पे और देखेंगे क्या वो लेंथ पॉसिबल है बना पाना या नहीं. अगर है तो आगे जाके देखेंगे मिड +1 पे, अदरवाइज हाई को मिड -1 पे लाएंगे. तो लो को ले लिया 1, हाई को ले लिया n, एंड लेफ्ट लो लेस देन इक्वल्स टू हाई लगा दिया. ये कंडीशन क्यों है, ये वाली है इसलिए क्योंकि सपोज करो मेरा एक रॉन्ग आंसर इस पे आता है इसी वजह से. फॉर एग्जांपल 2 1 1 ये दे रखा है, तो मेरे पास 2 फ्रूट्स में ले सकता हूँ, वो 1 1 है,
बट और एक आंसर तो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा यहाँ पे, लेकिन जो बाइनरी सर्च है वो इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। तो अगर ये कंडीशन है तो हम आंसर को इनिशियली 1 कर देंगे। ये थोड़ा सा एज केस हो गया समझ लो। फिर क्या किया, मैंने मिड निकाल लिया और सम ले लिया k+1, क्योंकि हम एट मोस्ट के फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। मिनिमल चेक करने के लिए मैंने सम को इनिशियली k+1 ले लिया और फिर मैंने n सारी एरे के इंडिसेस पे इटरेट किया, क्या वो लेंथ पॉसिबल है या नहीं है। उसके लिए मैंने एक एंड वैल्यू बना लिया जो हमें बताएगा कि लास्ट जो इंडेक्स है सच दैट h(i-1) जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है h(i) से, डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो प्रॉब्लम खोल लेंगे, इसमें समझाता हूँ। जैसे कि ये है 4 4 2 4 1, ठीक है। तो करेंटली मैं अभी मेरा जो प्रीवियस है वो यहाँ पे रखूँगा एंड पे, और फिर मैं एंड को और यहाँ पे इटरेट करते जाऊँगा। तो एक ये सब एरे मिल गया और फिर एक ये मिल गया, तो एंड अभी यहीं पे मेरा, क्योंकि ये डिविजिबल है इससे। तो ये वाले यहाँ तक की वैल्यू निकाल ली मैंने। फिर जब मैं यहाँ पे आया तो ये इससे डिविजिबल नहीं है, तो मेरा इस बार जो एंड है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ नहीं, बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो अब जो है मेरा सब एरे यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसलिए मैं एक एंड वेरिएबल बना के चल रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही है। फिर मैं यहाँ तक जाऊँगा, ये डिविजिबल है तो एंड अभी यहीं पे रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग आंसर निकलेगा। ये चीज़ है एंड का वहाँ पे सीन। तो वही है कि देखो, अगर h(i-1) मॉड्यूलो h(i) इक्वल टू 0 नहीं है तो मैं एंड को i पे ला दिया और लेंथ निकाल लिया i माइनस एंड प्लस 1, i माइनस एंड प्लस 1, एंड यहाँ पे है कहीं और इस पर इटरेट कर रहा हूँ i माइनस एंड प्लस 1। और फिर लेंथ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है, क्योंकि हम लेंथ पे बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, तो मिड जो है करेंटली हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये मिड पॉसिबल है या नहीं है। मिड हमारा लेंथ है, तो अगर वो लेंथ मिड से बड़ा या फिर इक्वल है तो फिर सम क्या ले रखा मैंने इनिशियली k+1, वर्स्ट केस में चाहिए मैं k+1, मतलब मैक्सिमम k ले सकते हैं। और फिर प्रीफिक्स सम से मैंने इस सब एरे का जो है सम निकाल लिया, ठीक है। और अगर वो सम मेरा लेस देन k है, मतलब आंसर पॉसिबल है, तो आंसर को मैंने स्टोर कर लिया मिड में, मिड को आंसर में एंड हम फिर mid+1 के लिए सर्च करेंगे, क्योंकि ऐसा मिड के लिए हमारे यहाँ के लिए आंसर मिला ना, तो हम आगे भी ढूंढ सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आगे आंसर मिले हमारा, ठीक, मैक्सिमम चाहिए इसलिए। अदरवाइज़ अगर वो लेस देन के नहीं है तो हम हाई को mid-1 पे ले आएंगे। बस इतना था, ये सिंपल बाइनरी सर्च, थोड़ा सा सोचने वाला, ठीक है। ये हो गया F प्रॉब्लम। अब देखते हैं प्रॉब्लम जी प्रॉब्लम बहुत गंदा था, इसमें मेरे 7 रॉन्ग सबमिशन हो गए थे। देखो प्रॉब्लम क्या रखी है, यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एस मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स ए एंड बी। तो हमें एक स्ट्रिंग रखी है जिसमें ए और बी वाले कैरेक्टर्स हैं। एक सब स्ट्रिंग ले सकते हैं जो कि ए बी हो, और क्या कर सकते हैं, उसको BC से चेंज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, BA ले सकते हैं, CB से चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है इसमें कि जो AB है ना, तो इस सब स्ट्रिंग को लोगे तो B जो है हमारा इधर शिफ्ट हो जा रहा है एक तरह से देखा जाए तो ये बताना है कि हम कितने मैक्सिमम कॉइन इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। ये है प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम ज़्यादा मुश्किल ही है, इसको सोचते हैं थोड़ा। जैसे कि ए बी दे रखा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी वाले सब स्ट्रिंग को लूँगा तो क्या होगा, एक आंसर मेरा मिल जाएगा एंड ये वाला भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर सी आ जाएगा, ये वाला बी इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर बी ए मिल जाएगा मुझे, फिर बी इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा जो है बी का काउंट अगर एक ही है, एक और बात बताऊँ उनको, ऐसा कुछ टेस्ट केस हो, बी अगर मेरे बीच में आ रही थी, ठीक है, तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मैं इसको लूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो मैं इन सारे ए को कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मेरे जो आंसर है यहाँ से मिलेगा मुझे वो 4 मिलेगा। बट अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ, बी ए को लेना चाहूँ, तो बी इधर शिफ्ट हो जाएगा, सी बी बन जाएगा, तो मैं इन एज को भी कवर कर सकता हूँ, तो यहाँ से मुझे आंसर 2 मिलेगा। तो बताओ किधर जाना ज़्यादा ऑप्टिमल होगा, इधर या फिर इधर, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन बन रहा है, इसमें 3 कंडीशन बनेगा। अगर बी का काउंट 1 है, अगर मेरा बी का काउंट जो है 1 है और बी अगर कहीं एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आ रहा है, मतलब या तो बी यहाँ पे आ रहा है या फिर बी यहाँ पे आ रहा है, तब तो सिंपल काउंट ऑफ ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं बी बीच में आ रहा है
तो जो ए वाले सब एरेज होंगे ना, उनका जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो आंसर हो जाएगा। तो जब सिंगल बी होगा उस वो वाला केस तो हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं जब 2 बीज होंगे। देखो इस प्रॉब्लम में 3 केसेज है। जब बी का काउंट 1 होगा, बी का काउंट 2 होगा और बी का काउंट ग्रेटर दैन 2 होगा। ये हमने कवर कर लिया। अब बी जब 2 होगा तब देखते हैं क्या होगा। जब बी की वैल्यू 2 होगी तो 2 कंडीशन बन सकते हैं। देखो ए कुछ इस तरह अगर होगा तो ये वाला जो मेरा बी है वो इधर वाले सबको कवर कर लेगा। तो ये सारे एक फ़ायदे में उठा सकता हूँ। तो ये वाला दूसरा बी है वो इधर के सारे इसको कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारा बी का काउंट 2 है और वो कॉन्जिक्यूटिव है तो हमारा काउंट ऑफ ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। पर अगर मेरा बी ऐसे दे रखा हो ए बी ए बी ए, मतलब वो बी जो है ना कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, उस केस में क्या होगा। देखो इस बी से मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसको कवर कर सकता हूँ या फिर इसको। और एक टाइम के लिए सोच लो कि इस बी से मैं सिर्फ इधर वाले कवर कर रहा हूँ, तो ये वाले तो आंसर में कैलकुलेट हो गए। अब क्या होगा कि इन दोनों में से जो मुझे एक को छोड़ना पड़ेगा, तो किसको छोड़ना ऑप्टिमल होगा, जिसकी लेंथ मिनिमम होगी। ठीक है ना, ये चीज़ होगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, मान लो ये वाली जो लेंथ होती ना वो छोटी होती एंड ये वाली लेंथ बड़ी होती। एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो इधर ए है, बी है, 3 ए है यहाँ पे और यहाँ पे 4 ए है। ठीक है, 1 2 3 4 बी और यहाँ पे 2 ए है। इसमें क्या हो सकता है, इस वाले बी से मैं इसको कवर कर लूँ। देखो मैं छोड़ किसको सकता हूँ, ये 3 सब एरेज बन रहे हैं वाले, तो किसी एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैं इसको छोड़ना प्रेफर करूँगा जिसकी लेंथ सबसे कम है। इस बी से ये वाले कवर हो जाएंगे, इस बी से ये वाले हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, काउंट ऑफ ए माइनस वो सब एरे की लेंथ जो मिनिमम हो उसको घटा देना इसमें से। ठीक है, मिनिमम सब एरे ए वाला। तो ये आंसर हो जाएगा। 2 बी के लिए भी हमारा केस कवर हो गया। अब देखते हैं बी ग्रेटर दैन 2 होगा तब क्या होगा। जब बी की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 होगी तो इसमें देखो एक चीज़ सोचो, कुछ एज आ रहे होंगे, कुछ बी आएंगे। ठीक है, कुछ बी आएंगे। क्या मैं कह सकता हूँ कि एज वाले सब एरेज मान लो 1 2 3 होंगे और बी वाले सब एरेज होंगे वो 2 होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि जो काउंट ऑफ सब एरेज होंगे ना, जैसे कि यहाँ पे ए वाले सब एरे की काउंट कितनी है, सब एरे ऑफ ए यहाँ पे कितना है, 3 है। और सब एरे ऑफ बी का काउंट कितना है, 2 है। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा होगा, ऐसा कह सकता हूँ मैं। तो देखो अगर इन दोनों का काउंट जो है इक्वल होगा, बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस जब 0 होगा, तो उस केस में क्या होगा ना कि हम सारे जो है वो एज को कवर कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे ए का काउंट जो है ना ये ना होता, ये अगर ना होता तो अब ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो इस वाले बी से मैं इधर कवर कर लूँगा, इस वाले बी से इधर कवर कर लूँगा। ठीक है, और इसमें भी एक कंडीशन बनेगा कि सारे जो है अगर डिफरेंस तुम्हारा बेसिकली डिफरेंस जब 0 है ना तब तुम सारे ए को कवर कर सकते हो। और अगर डिफरेंस 1 है, अगर मेरा डिफरेंस 1 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि ए का वैल्यू यहाँ 3 है, मैं 2 कंडीशन लेता हूँ, 2 टेस्ट केस लूँगा अभी। बी ए, अब बी वाले सब एरेज का काउंट 2 है, ए वाले का काउंट 3 है। देखो इस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इस केस में 1 है। अगर 0 होगा तब तो हम सारे 1 को कवर कर लेंगे, अगर 1 होगा तो उसमें क्या करेंगे देखते हैं। इस बी से मैं इसको कवर कर लूँगा, इस बी से मैं इसको कवर कर पाऊँगा, एक को छोड़ना पड़ जाएगा मुझे। ठीक है, बट अगर क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास कहीं भी अगर कॉन्जिक्यूटिव बी आ जाए, कहीं भी यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तब मैं सबको कवर कर सकता हूँ। इस बी से यहाँ कवर कर लूँगा, ये वाला बी इसको देख लेगा, ये वाला बी इधर देख लेगा। तो अगर डिफरेंस 1 है ना एज और बी के सब एरे का काउंट में,
और कहीं भी अगर एक कॉन्जिक्यूटिव बी एग्जिस्ट करता है ए के एक से ज़्यादा, तो उस केस में क्या होगा कि सारे काउंट ऑफ ए आंसर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर बीज जो है कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, मतलब सिंगल सिंगल बी है और डिफरेंस 1 है सब है इसके डिफरेंस काउंट में, उस केस में क्या होगा, काउंट ऑफ ए माइनस ए का सब है जो मिनिमम होगा उसको छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, जिसकी लेंथ मिनिमम होगी। जैसे यहाँ पे इसकी लेंथ मिनिमम है तो इसको छोड़ना पड़ेगा हमें, बाकी सब हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना सा था। इसका कोड मैंने बहुत ज़्यादा गंदा लिख रखा है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। इसका कोड बहुत बड़ा हो गया था, तो मैंने वही किया है। देखो पहले ए वाले सब एरेज निकाले हैं कि ए का कितना कितना लेंथ आ रहा है। जैसे कि ऐसे भी रखा है ना, ए बी ए, तो ए वाले सब एरे बेसिकली ये हैं कि ये 2 लेंथ हो गया, तो 2 यहाँ से 2 मिल रहा है, तो 2 सब एरेज के लेंथ निकाल रखे मैंने ए के यहाँ पे। ठीक है, और फिर मैंने सॉर्ट करा दिया है और ज़ीरोज़ को हटा दिया है यहाँ पे, क्योंकि कुछ केस बन रहा था। और फिर मैंने 20 के सब एरेज निकाल रखे हैं, और फिर वही जितनी कंडीशन बताई उसको मैंने गंदे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रखा है यहाँ पे। इसका सिंपल अप्रोच भी हो सकता है कुछ इम्प्लीमेंटेशन का, तो सिंपल तरीके से कर सकते हैं इसको, तो ट्राई करना है इसको। अब लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, एच। ये ग्राफ की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, देखो मैं इसको जो है ए से डिनोट करूँगा, इसको बी से, इसके नाम बहुत है। क्या दे रखा है, ए एंड बी आर इन द मैड सिटी वेयर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई n बिल्डिंग्स विथ n two-way रोड्स बिटवीन देम। तो ए और बी जो है ना वो किसी बिल्डिंग में है, जिनमें हर बिल्डिंग के बीच की जो रोड है वो 2-way लेन है। मतलब ए से बी में जा सकते हो, मतलब ए बिल्डिंग से बी बिल्डिंग में जा सकते हो, और बी बिल्डिंग से ए बिल्डिंग में आ सकते हैं। अब क्या है कि ए और बी जो है बेसिकली एम और वी इसको कहते हैं हम। एम और वी जो है वो इनिशियली ए और बी बिल्डिंग में, एम जो है वो बिल्डिंग ए में है और वी जो है बिल्डिंग बी में। अब क्या है कि एम जो है वो वी को पकड़ना चाहता है, इसी सेम रोड पे अगर वो मिल गया तो उनको पकड़ लेगा वो उसको। ठीक है, एम जो है वी को पकड़ लेगा, वो कहीं भी सेम रोड पे मिल गया तो। अब क्या हो सकता है, ड्यूरिंग ईच मूव दे चूज टू गो एडजेसेंट बिल्डिंग ऑफ देयर करंट वन टू स्टे इन द सेम बिल्डिंग। एक बार में क्या हो सकता है कि वो अपनी किसी अगल बगल वाली बिल्डिंग में जा सकते हैं। सारे बिल्डिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो किसी अगल बगल वाली बिल्डिंग में जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे दे रखा है, इट इज़ गारंटीड दैट एनी पेयर ऑफ बिल्डिंग इज कनेक्टेड बाई सम पाथ। मतलब सारी बिल्डिंग जो है किसी न किसी पाथ से कनेक्टेड है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। अब कुछ इसमें ऑब्जर्वेशन है, उसको देखते हैं क्या होगा। देखो जो एजेस है ना वो हमेशा 1 से n के बीच में दे रखा है। इसका क्या मतलब है, एक ट्री बनाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्री बनाया 1 2 3 4। तो मेरी जब 4 नोड है ना तो इसमें एज कितनी होंगी, हमेशा n-1 एज होगी जब मेरा जो है वो ट्री बन रहा होगा। जो नोड्स और वर्टिसेस मिला के अगर ट्री बन रहे होंगे और उसमें n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो उसमें वर्टिसेस हमेशा n-1 होंगे। अगर मैं एक वर्टेक्स यहाँ बढ़ाना चाहूँ तो क्या होगा, इस ग्राफ में जो साइकिल फॉर्म हो जाएगी, या तो इससे इसको जोड़ दो, इससे इसको जोड़ दो, साइकिल फॉर्म हो जाएगी। तभी n एग्जैक्टली n नोड्स जब होंगे तो इस वाले ग्राफ में साइकिल फॉर्म हो जाएगी। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, तो अब क्या है कि जो m है वो v को पकड़ना चाहता है और दोनों जो है ग्राफ के किसी नोड पे हैं। अब प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। तो मैं जो ग्राफ बनाता हूँ, जो बिल्डिंग दे रखी है मैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है 1 2 3 4, और मान लो कि जो साइकिल बन रही है हमारी वो यहाँ 5 पे बन रही है, ऐसे। ठीक है, अब सपोज करो कि जो m है वो यहाँ पे है। अच्छा, किस कंडीशन में जो है v कभी भी m को, मतलब m जो है v को कभी नहीं पकड़ पाएगा, वो कंडीशन क्या होगी इस ग्राफ में, सोच सकते हो। देखो अगर वो ग्राफ मेरा अगर ट्री होता तो v अगर भागते भागते किसी नोड पे जाके एंड पे फंस जाता और m जो है उसको पकड़ लेता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि ग्राफ में साइकिल है, तो अगर v किसी तरह इस साइकिल में घुस गया, जैसे यहाँ पे v यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा, वो हमेशा इसमें गोल गोल घूमता रहेगा, तो m उसको अभी पकड़ नहीं पाएगा। तो v क्या चाहेगा कि जहाँ पे ग्राफ में एक ही साइकिल होगी और उस साइकिल में v घुसना चाहेगा। अगर वो ग्राफ साइकिल में आ गया किसी तरह तो फिर m उसको कभी नहीं पकड़ पाएगा।
ठीक है। तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे देखते हैं। सपोज करो जो एम जहाँ पे है और बी जहाँ वी जहाँ पे है वो दोनों इक्वल है, मतलब एक ही बिल्डिंग रूम के अंदर दोनों है। उस कंडीशन में तो आंसर क्या होगा, हमेशा जो है नो होगा, क्योंकि पूछा है ना कि वो भाग पाएगा कि नहीं, वी जो है भाग पाएगा कि नहीं, तो भाग ही नहीं पाएगा, पकड़ा जाएगा यहाँ पे। और क्या होगा कि सपोज़ करो कि जो बी हमेशा इनिशियली साइकिल के अंदर है, ग्राफ के अंदर साइकिल बन रही है उसके अंदर हमारा बी है, तो भी वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, मतलब वो हमेशा भाग जाएगा, कभी पकड़ा नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा आंसर यस हो जाएगा। ये 2 केस हो गए। तीसरा केस क्या है कि अब क्या होगा ना कि सपोज़ करो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, ठीक। तो किसी भी तरह जो एम है वो ग्राफ के जो साइकिल है उसके स्टार्टिंग वाले नोड पे पहुंच जाए बी से पहले, तो हमेशा उसको पकड़ लेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इस बात को? जो एम जहाँ पे है वो ग्राफ पे जहाँ साइकिल स्टार्ट हो रही है वहाँ वो पहले पहुँच जाए बी से, तो बी को पकड़ लेगा। तो हमें बस ये देखना है कि जो ग्राफ की साइकिल स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ पे साइकिल से ए की डिस्टेंस देखनी है और बी की डिस्टेंस देखनी है। ये क्वेश्चन पता है ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत मुश्किल है। तो जो साइकिल से हमें डिस्टेंस देखनी है ए की और बी की, और जिस अगर मान लो कि ए की डिस्टेंस ज़्यादा है साइकिल से और बी की कम है, तो बी पहले आके साइकिल में घुस जाएगा और ए उसको पकड़ नहीं पाएगा। अगर ए की डिस्टेंस साइकिल से कम है तो वो साइकिल पे आके पहले खड़ा हो जाएगा और फिर बी जो है वहाँ आएगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो बस यही था इसमें, डिस्टेंस देख लेनी है। डिस्टेंस के लिए क्या कर सकते हो, बहुत तरीके हैं। ए के डिस्टेंस निकालने के लिए BFS लगा दो, हर लेवल से डिस्टेंस कितनी, और एक साइकिल विजिटेड एरे बना के मार्क कर लो कि कौन कौन से नोड हमारे साइकिल का हिस्सा है, और ए से उसकी डिस्टेंस मिनिमम जितनी होगी वो निकाल लेंगे हम। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन बचा है बस इसका, इसको ट्राई करना खुद से इम्प्लीमेंट करने का। इसका कोड भी थोड़ा अजीब सा है। देखो पहले क्या किया मैंने, DFS लगाया। चलो यहाँ मेन से देखते हैं। पहले यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है इनपुट लेके। अगर वो पहले से सेम रूम में है तब तो आंसर हमेशा नो हो जाएगा, क्योंकि वो भाग ही नहीं पाएगा। फिर मैंने DFS लगाया है साइकिल निकालने के लिए कि कौन कौन से नोड मेरे साइकिल के पार्ट हैं, और बी जो है अगर वो पहले से साइकिल में है, ठीक है, मतलब जो साइकिल ऑफ बी है वो ट्रू है, मतलब बी पहले साइकिल में है, तो आंसर यस हो जाएगा, हमेशा भाग पाएगा वो। अदरवाइज़ मैंने क्या किया है कि यहाँ बी लगा के ना मैंने बी की मैक्सिमम डिस्टेंस निकाली, सॉरी मिनिमम, एंड यहाँ पे एक BFS लगा के लेवल वाइज ट्रैवर्सल मैंने ए की मिनिमम डिस्टेंस निकाली साइकिल से, ठीक है। और फिर अगर डिस्टेंस ऑफ ए बड़ा है डिस्टेंस ऑफ बी से तो हमेशा वो भाग पाएगा, अदरवाइज़ नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम A to H का सॉल्यूशन। ओवरऑल राउंड काफ़ी बैलेंस था, इजी प्रॉब्लम्स थे। A से D तक इम्प्लीमेंटेशन थे। E F बाइनरी सर्च। G ग्रीडी था, इसमें DP नहीं लगा सकते, ग्रीडी था ये। H वाला ग्राफ का हैवी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम, ठीक है। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.